नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नौवीं और 10वीं में स्कूल द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर अब घोषित होंगे 10वीं राज्य बोर्ड के नतीजे। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने की घोषणा। नागपुर महानगर पालिका का 2796 करोड़ का बजट हुआ पेश। नहीं बढ़ाया गया कोई भी अतिरिक्त टैक्स, शहर वासियों को मिली राहत। और कामठी में रोका गया बाल विवाह, दूल्हा पहुंचा सीधे हवालात। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने 10वीं क्लास के बोर्ड को लेकर शुक्रवार को बड़ी घोषणा करते हुए 10वीं बोर्ड के नतीजे 9वीं और 10वीं की स्कूल द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर किए जाने की घोषणा की है। कोरोना के कारण पिछले एक वर्ष से जो परिस्थिति निर्माण हुई है, जिसका सबसे बड़ा असर शिक्षा क्षेत्र पर पड़ा है, जिसके कारण पहले 10वीं की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिर अब 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित करने का सिरदर्द शिक्षण विभाग के सामने था, जिस पर निर्णय लेते हुए अब 9वीं और 10वीं स्कूल द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। 10वीं के छात्रों के नतीजों का मूल्यमापन किया जाए, ऐसी घोषणा शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने सोमवार को की। यही नहीं, जून माह के आखिर तक परिणाम घोषित करने का प्रयास रहने का विश्वास भी वर्षा गायकवाड़ ने जताया। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं की परीक्षा बढ़ते कोविड के चलते रद्द करने का फैसला लिया था, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी। लेकिन अब 10वीं का इंटरनल मार्क्स और 9वीं के मार्क्स के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे, जबकि जो छात्र 10वीं के नतीजों पर नाखुश है वो कोविड के बाद परीक्षा दे सकते हैं। 11वीं प्रवेश के लिए सीईटी के ऑप्शनल परीक्षा दे सकेंगे। और आप सबको मालूम है कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया था कि 10वीं के जो प्रविष्ट बच्चे हैं उन सबको जो है वो अंतर्गत मूल्यमापन देके सभी बच्चों को जो है वो उत्तीर्ण करने का मतलब पास करने का निर्णय राज्य सरकार की तरफ से, और जिनको अंतर्गत मूल्यमापन से मार्क्स मिले हैं उनके लिए जो है वो जो रिक्त जगह बचेगी उसको उन पर जगह दी जाएगी। और सपोज कोई अगर सोचता है कि मुझे ये मार्क्स जो इंटरनल मार्क्स मिले हैं इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करना है या मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो उन बच्चों के लिए हमने 2 प्रावधान रखे हैं कि वो बच्चे 2 एग्जामिनेशन के लिए आ सकते हैं, लेकिन जब कोविड परिस्थिति सामान्य होगी तब। नागपुर महानगर पालिका का वर्ष 2021-2022 का आर्थिक बजट शुक्रवार को मनपा के स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर ने मनपा के सदन में पेश किया। नागपुर महानगर पालिका का वर्ष 2021-22 का आर्थिक बजट शुक्रवार को मनपा के स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर ने मनपा के सदन में पेश किया। मौजूदा समय में कोरोना बीमारी को देखते हुए बजट में कुछ नए प्रावधान रखे गए हैं। प्रस्तुत बजट वास्तविक तौर पर 2476 करोड़ का है, जबकि पिछले वर्ष की 320 करोड़ की राशि महानगर पालिका के पास शिल्लक होने के कारण ये बजट 2796 करोड़ का बताया गया। इस बजट में मौजूद प्रावधानों के तहत संपत्ति धारक करदाताओं के लिए 30 जून और 31 दिसंबर के पहले टैक्स भरने पर छूट देने की जानकारी सभापति प्रकाश भोयर ने वीकेबी न्यूज़ को दी। क्या क्या प्रावधान? एक्चुअली ये 2476 करोड़ 76.07 करोड़ का बजट है और 320 करोड़ के ओपनिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस IAC के पिछले साल में अनुदान करके हमारा आया था, पर वो खर्चा ही नहीं हुआ। आयुक्त साहब ने अपना जो सुधारित बजट दिया उसमें वो पैसे नहीं थे, पर हमने कॉरपोरेशन के माध्यम से जो डिपार्टमेंट्स है उसके माध्यम से हमने वो पैसा उसकी मालूमात निकाली और वो हमको 320 करोड़ रुपए मिले। वो 320 करोड़ और ये 2476 ऐसा मिला के वो 2795 करोड़ रुपए का बजट है। एकदम वास्तविकता के आधारित बजट है, एकदम कुछ भी फुकीर नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम लेवल पे चलने वाला बजट। नागपुर महानगर पालिका का यह बजट जनता के हितों को देखते हुए पेश किया गया है, जो सभी के लिए हितकारी साबित होगा, ऐसा विश्वास महापौर दयाशंकर तिवारी ने जताया है।
इस दौरान बजट में ह्यूमन मिल्क बैंक योजना की जानकारी देते हुए महापौर ने कोरोना काल में इसे मनपा द्वारा उठाया गया बेहतर कदम बताया। महानगरपालिकेच्या माध्यमातून जे ह्यूमन मिल्क बँकचा विषय आहे तो विषय ही या कोरोनाच्या आजारात अनेक जे गरोदर महिला होती त्यांची प्रसूती झाल्यानंतर त्यांना आपल्या बाळापासून जवळपास 17 दिवस 18 दिवस दूर राहावा लागला। अशा स्थितीत त्या बाळांना दूध पाजण्यासाठी काय व्यवस्था करायची, तो केंद्रीय व्यवस्था अंतर्गत ह्यूमन मिल्क बैंक माँ के दूध का एक बैंक होना चाहिए अशी संकल्पना या देशात अनेक ठिकाणी आकारण्यात आलेली आहे। त्या संकल्पनेतनं नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनमध्ये सुद्धा नागपूर एक मोठा शहर असल्यामुळे नागपूरला सुद्धा एक ह्यूमन मिल्क बँक तयार झाली पाहिजे, ज्याच्यामुळे असा कोणताही आजार आला किंवा काही आजारामुळे घरची जन्म देणारी आई जर रुग्ण असली आणि मुलाला दूध पाजता येऊ शकत नसेल तर अशा स्थितीत त्यांना दूधची पूर्तता या मिल्क बँकच्या माध्यमातून करण्यात यावी अशी संकल्पना या संकल्पना करण्यात आलेली आहे। आर्थिक संकटों से जूझ रही नागपुर महानगर पालिका के सामने फिर नए संकट निर्माण होने के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि इस बार के बजट में बतौर आमदनी बढ़ाने टैक्स स्लैब में ना तो कोई बढ़ोतरी की गई है और ना ही कोई नया टैक्स लगाने की बात कही गई है। ऐसे में भले ही इस बजट से जनता को टैक्स बढ़ोतरी में राहत मिली हो, लेकिन मनपा को आर्थिक संकट से उबारने की बात को सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। नागपुर महानगर पालिका का वर्ष 2021-22 का आर्थिक बजट पेश करने के बाद मनपा स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर ने वीकेबी न्यूज को बताया कि कोरोना के समय बजट पेश करना एक चुनौतीपूर्ण बात थी, परंतु आम लोगों के हितों को देखते हुए बजट को पेश किए जाने का विश्वास व्यक्त किया। हमने इस साल तो कर तो बनाया ही नहीं, ये पैंडेमिक परिस्थिति में कर बना उचित भी नहीं है। लोगों की परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है और बिज़नेस वगैरह सारी चीज़ें आपको मालूम है, सभी लोगों को मालूम है कि बहुत परिस्थिति ख़राब है। उसी हिसाब से कोई ही टैक्स ना बढ़ाते हुए हमने सिर्फ लोगों को जहाँ जहाँ पे सुविधा देना चाहिए वो देने की कोशिश की। अगर 30 जून के पूर्व अगर आपने पैसे टैक्स के भर दिए तो हमने सामान्य कर पे 10% माइनस करने की कोई ये कर रहे, और उसी के साथ में दिसंबर के 31 दिसंबर के पहले अगर आपने टैक्स भरा तो सामान्य कर में 5% की छूट हम देंगे। इस बजट में मनपा पे आय के वाद्य से मैंने आपको ई कचरा, आपको मालूम है ई कचरे में बहुत सारे लोगों के घर में ई कचरा निर्माण होता है। वो ई कचरा निर्माण करने के लिए कुछ हम टेंडर निकालेंगे, एक आधी एजेंसी को देंगे, कम से कम उसमें 4 से 5-6 करोड़ रुपए आने की संभावना है। और उसी के साथ में अपने मेट्रो माल जो प्लॉट नंबर 1 पे अभी मेट्रो माल तैयार हुआ है और बहुत सारे बाज़ार हमारे तैयार हो गए। इस साल वो बाज़ार हम लोगों को देने किराए पर देंगे और किराए के माध्यम से हमको भी बहुत सारा पैसा, वो एक्चुअली वही प्लानिंग के हिसाब से वो बनाए हैं, वही प्लानिंग से हिसाब से बनाने के कारण वो बहुत सारा अमाउंट हम कॉरपोरेशन को मिल जाएगा। ये देखिए एक चुनौती है पर रुका नहीं जा सकता, काम तो करना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, विकास के लिए काम करना पड़ेगा। और जो छोटी छोटी बातें हैं, लोगों की जो आरोग्य है वो आरोग्य ऊपर, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शरीर आद्य खलु धर्म साधन, ऐसे मराठी में मन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों के शरीर के ऊपर और आरोग्य ऊपर, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना हम हमारी पहली जवाबदारी समझते हैं। नागपुर के नवीन कामठी पुलिस स्टेशन अंतर्गत नाबालिग लड़के और लड़की का विवाह होने की जानकारी बाल संरक्षण दल को मिलने के बाद भरे मंडप में पहुंचकर ये गैर कानूनी विवाह रोका गया। घटना गुरुवार 27 मई की बताई जा रही है। नागपुर ग्रामीण के कामठी छावनी परिसर में बाल संरक्षण दल को जानकारी मिली थी कि यहाँ एक नाबालिग लड़की और लड़के का जबरन बाल विवाह कराया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की मदद लेते हुए बाल संरक्षण दल के अधिकारी विवाह स्थल पर पहुंचे। इस दौरान जब वर वधू का बर्थ सर्टिफिकेट देखा गया तब पता चला कि लड़की केवल 17 वर्ष की है, जबकि लड़के की उम्र 18 वर्ष बताई गई। इस मामले में पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर लड़के द्वारा लड़की पर अत्याचार करने की बात मां ने कबूली। इसके पश्चात दूल्हा बनने जा रहे लड़के को गिरफ्तार किया गया और पीड़ित नाबालिग लड़की को बाल संरक्षण गृह में भेजे जाने की जानकारी पुलिस विभाग द्वारा दी गई है। कोरोना काल में ब्लैक फंगस की महामारी को रोकने के लिए एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन का उत्पादन वर्धा में शुरू हुआ, जिसका वितरण जिला अधिकारी के दिशा निर्देशों पर किया जाएगा।
जेनेटिक लाइफ साइंस संस्थान के डॉक्टर महेंद्र क्षीरसागर ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निवास पर जाकर एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन को लॉन्च किया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के साथ ब्लैक फंगस का खतरा लोगों पर मंडरा रहा है, जिसके तोड़ में एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन कारगर साबित होगा, ऐसा विश्वास जताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए इसका उत्पादन विदर्भ में किया जाए, ऐसी पहल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की थी। अब गडकरी के प्रयासों से जेनेटिक लाइफ साइंस कंपनी को एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की उत्पादन की अनुमति मिली है। आणि कोरोनामुळे ह्या ब्लॅक फंगस इन्फेक्शनचा प्रादुर्भाव जो वाढतो आहे, कोरोनानंतर झालेले बरेच पेशंट या आजाराला बळी पडत आहेत। त्याकरता एम्फोटेरेसिन बी हे इंजेक्शन हा रामबाण उपाय ठरत आहे, पण त्याची उपलब्धता हा अतिशय प्रॉब्लेमॅटिक विषय आहे आणि हे इंजेक्शन बाजारात नसल्यामुळे अनेक रुग्णांना डोळे गमवावे लागत आहे किंवा आणखी त्यांचे अवयव निकामी होत आहे किंवा त्यांना वेळ आली तर प्राणही गमवावे लागत आहे। त्याकरता गडकरी साहेबांनी जेव्हा आम्हाला सूचना केली की ह्या इंजेक्शनचे उत्पादन आपण वर्धा येथील फॅक्टरीत करू शकणार काय, त्याची आपण चाचपणी केली आणि त्यानंतर आम्हाला असं कळलं की आपल्याकडे याला बनवायला लागणारं तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे। फक्त आहे जी गरज ती लायसन्स म्हणजे परवाना, या औषधी बनवायचा परवाना आणि त्याकरता लागणारं रॉ मटेरियल साहेबांच्या ॲडमिनिस्ट्रेशननी पूर्ण वेगाने काम करून याचा परवाना उपलब्ध करून दिला जेनेटिक लाईफ सायन्सेसला आणि याचं रॉ मटेरियलसुद्धा अल्पशा वेळेत मिळवून दिलं। त्यामुळे आम्ही ते पूर्ण टेस्ट करून याच्या उत्पादनास सुरुवात केली आणि आज हे प्रॉडक्ट आपण बाजारात आणतो आहे। हे सोमवारपासून याचं वितरण चालू होईल। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर में म्यूकरमाइकोसिस और कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी गांव-गांव भ्रमण करने वाले हैं। इसकी जानकारी नागपुर के जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी। पिछले कुछ दिनों से शहर के मुकाबले नागपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मरीज अधिक संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। यही नहीं, म्यूकरमाइकोसिस और छोटे बच्चों के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में मानसून नज़दीक होने के कारण कोरोना की तीसरी लहर आने की भी संभावना जताई जा रही है। यही कारण है कि अब अधिकारियों के दल ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव जाकर वहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं और स्वास्थ्य सुविधाओं को गति प्रदान करने की कोशिश में मुस्तैद होंगे। प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जाने की जानकारी जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने दी। माननीय पालकमंत्री महोदयांनी मागच्या शनिवारला आणि रविवारला ग्रामीण भागाचा दौरा केला आणि त्या दौऱ्याच्या नंतर असं निदर्शनास आलं खरोखर तिसरा लाट जिची सगळा फोकस हा ग्रामीण भागावर राहण्याची दाट शक्यता आहे, त्या ठिकाणी एक जनजागृती करणं फार आवश्यक आहे। त्या अनुषंगानेच आजपासून ह्या मोहिमेला शुभारंभ आपण करतो आहोत। प्रशासन कितीही एकट्याच्या भरोशावर कुठलीही मोहीम राबवायची म्हटलं तर करू शकत नाही। आपण यापूर्वीसुद्धा याची जाणीव आम्हाला असल्यामुळं मी आणि माझे सहकारी योगेश कुंभेजकर साहेब CEO जिल्हा परिषद आम्ही दोघांनी यापूर्वीसुद्धा ग्रामपंचायतींना भेटी देण्याचा कार्यक्रम असेल किंवा नगरपालिकांना भेटी देण्याचा कार्यक्रम असेल तो आम्ही केलेला आहे आणि पदाधिकारी जर सोबत आले तर कुठली पण मोहीम ही उत्तमरित्या आपण ती पार पाडू शकतो आणि सर्वसामान्यांना त्याचा लाभ मिळू शकतो, याच्यावर आमचा दृढ़ विश्वास। 1 जून से लॉकडाउन के नियमों में शहर में कुछ हद तक राहत व्यापारियों को दी जा सकती है, जिसके लिए व्यापारी वर्ग और उनके कर्मचारी अपना RT-PCR टेस्ट पहले कर ले। ये कहना है नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया का, जहां एक वीडियो में संदेश देकर उन्होंने नागपुर के व्यापारियों से गुजारिश की है। उनका रुख भी सकारात्मक था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उनको ये उम्मीद थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आने वाले जो आदेश है जो 1 जून से लागू होगा
उसमें रियायतें दी जाएंगी, लेकिन कितनी रियायतें दी जाएंगी, कितनी कौन कौन से ट्रेड खोले जाएंगे, सारे एक साथ खुलते हैं, किस पद्धति से खुलते हैं, ये उनको अभी कुछ भी पता नहीं था। सेम वास्तु स्तुति जो हम माननीय कलेक्टर साहब श्री रविंद्र ठाकरे जी से 2 दिन पहले मिले, उन्होंने भी कहा कि हमारा सेफ जोन में है नागपुर, हमारी पॉजिटिविटी जो है टेस्टिंग की वो 5% से नीचे है, तो शायद हम लोग हमारा अनलॉक हो सकता है, हमारे बाजार खुल सकते हैं। लेकिन दोनों ने एक बात जरूर कहा, मैं सबसे पहले म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने जो कहा है आपको बता देता हूं। ये उन्होंने कहा, उनकी बात आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है, मैं आपका प्रतिनिधि करके उनसे मिलने गया था। उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र गवर्नमेंट आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर एग्रेसिव है, किसी को भी एंट्री एग्जिट में आरटीपीसीआर टेस्ट कंपलसरी करा है, ट्रैवलिंग पे करा है, और साथ में जो असेंशियल की दुकानें खुली है उनको भी आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव 18 दिन की या 20 दिन की वैलिडिटी जो भी गवर्नमेंट तय करेंगी वो रखना अनिवार्य रहेगा। तो उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने ये शंका जताई कि हो सकता है जो भी रियायत देगी, मैं फिर बोलता हूं, कौन से ट्रेड खुलेंगे, कितने खुलेंगे वो उनको नहीं पता, पूरे एक साथ खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे ये भी उनको नहीं पता, लेकिन चेंबर ने ये मांग कर रहा है कि पूरे ट्रेड एक साथ खुल जाए। तब उन्होंने ये कहा कि हो सकता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो 1 जून से आने वाली गाइडलाइंस है उसके अंदर ये लिख के आएगा कि जो दुकानें चालू है वहां पर ओनर और उनके एम्प्लॉय स्वयं आरटीपीसीआर टेस्ट हाथ में रखे नेगेटिव की। राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे द्वारा आयुष 64 दवा का एमएलए हॉस्टल कोविड केयर सेंटर में वितरण किया गया। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तहत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा संचालित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान नंदनवन नागपुर द्वारा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे के हस्ते एमएलए हॉस्टल कोविड सेंटर में डॉक्टर पंकज लोही एवं उनकी टीम तथा पैरामेडिकल स्टाफ ऐसे कुल 20 लोगों की टीम को आयुष 64 दवा की 540 बोतल निःशुल्क वितरण हेतु सौंपी गई। एमएलए हॉस्टल के कोविड केयर सेंटर में अभी कोविड-19 से संक्रमित 40 पेशेंट भर्ती है। इस संस्थान में आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष 64 दवा पर शोध के बाद वैज्ञानिक रूप से इस दवा को कोविड-19 से संक्रमित रोगियों जिनमें हल्के से मध्यम लक्षण होते हैं उनमें अधिक प्रभावी पाई गई है। नागपुर जिले में शुक्रवार 28 मई को 365 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज 1333 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हो गई है। आज कुल 16,151 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।